लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 18वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गायत्री उन महिलाओं में थी जिनके चरित्र में रमणीयता और लालित्य के साथ पुरुषों का साहस और धैर्य भी मिला होता है। यदि वो कंघी और आईने पर जान देती थी तो कच्ची सड़कों के गर्द और धूल से भी न भागती थी। पियानो पर मोहित थी तो देहातियों के बेसुरे आलाप का आनंद भी उठा सकती थी। सरस साहित्य पर मुग्ध होती थी तो खसरा और खतौनी से भी जीना चुराती थी। लखनऊ से आए हुए उसे 2 साल हो गए, लेकिन एक दिन भी अपने विशाल भवन में आराम से न बैठी। कभी इस गांव जाती, कभी उस छावनी ठहरती, कभी तहसील आना पड़ता, कभी सदर जाना पड़ता। बार बार अधिकारियों से मिलने की जरूरत पड़ती। उसे अनुभव हो रहा था कि दूसरों पर शासन करने के लिए स्वयं कितना झुकना पड़ता है। उसके इलाके में सर्वत्र लूट मची हुई थी। कारिंदे असामियों को नोचे खाते थे। सोचती क्या इन मुख्तारों और कारिंदों को जवाब दे दूं, मगर काम कौन करेगा। और यही क्या मालूम है कि इनकी जगह जो नए लोग आएंगे वे इनसे ज्यादा नेक नीयत होंगे। मुश्किल तो ये है कि प्रजा को इस अत्याचार से उतना कष्ट भी नहीं होता जितना मुझे होता है। कोई शिकायत नहीं करता, कोई फरियाद नहीं करता। उन्हें अन्याय सहने का ऐसा अभ्यास हो गया है कि वो इसे भी जीवन की एक साधारण दशा समझते हैं। उससे मुक्त होने का कोई यत्न भी हो सकता है, इसका उन्हें ध्यान भी नहीं होता। इतना ही नहीं, प्रजा गायत्री की सचेष्टाओं को संदेह की दृष्टि से देखती थी। उनको विश्वास ही न होता था कि उनकी भलाई के लिए कोई जमींदार अपने नौकरों को दंड दे सकता है। वर्तमान अन्याय उनका ज्ञात विषय था, इसका उन्हें भय न था। सुधार के मंतव्यों से वे भयभीत होते थे, ये उनके लिए अज्ञात विषय था। उन्हें शंका होती थी कि कदाचित ये हम लोगों को निचोड़ने की कोई नई विधि है। अनुभव ही शंका को पुष्ट करता है। गायत्री का हुक्म था कि किसानों को नाममात्र सूद पर रुपए उधार दिए जाएं, लेकिन कारिंदे महाजनों से भी ज्यादा सूद लेते थे। उसने ताकीद कर दी थी कि बखारों से असामियों को अष्टांश पर अनाज दिया जाए, लेकिन वहां अष्टांश न देकर लोग दूसरों से सवाई डेढ़े पर अनाज लाते थे। वो अपने इलाके भर में सफाई का प्रबंध भी करना चाहती थी। गोबर बटोरने के लिए गांव के बाहर खत्ते बनवा दिए थे। मोरियों को साफ करने के लिए भंगी लगा दिए थे। लेकिन प्रजा इसे मुदाखलत बेजा समझती थी और डरती थी कि कहीं रानी साहिबा हमारे घरों और खत्तों पर तो हाथ नहीं बढ़ा रही हैं। जाड़ों के दिन थे। गायत्री राप्ती नदी के किनारे के गांवों का दौरा कर रही थी। अब की बाढ़ में कई गांव डूब गए थे। कृषकों ने छूट की प्रार्थना की थी। सरकारी कर्मचारियों ने इधर उधर देखकर लिख दिया था, छूट की जरूरत नहीं है। गायत्री अपनी आंखों से इन ग्रामों की दशा देखकर ये निर्णय लेना चाहती थी कि कितनी छूट होनी चाहिए। संध्या हो गई थी। वो दिन भर की थकी मांदी बिंदापुर की छावनी में उदास पड़ी हुई थी। सारा मकान खंडहर हो गया था। इस छावनी की मरम्मत के लिए उसने कारिंदों को सैकड़ों रुपए दिए थे, लेकिन उसकी दशा देखने से ज्ञात होता था कि बरसों से खपरेल भी नहीं बदला गया। दीवारें गिर गई थीं। कड़ियों के टूट जाने से जगह जगह छत बैठ गई थी। आंगन में कूड़े के ढेर लगे हुए थे। यहाँ के कारिंदों को वो बहुत ईमानदार समझती थी। उनके कुटिल व्यवहार पर चित्त बहुत खिन्न हो रहा था। सामने चौकी पर पूजा के लिए आसन बिछा हुआ था, लेकिन उसका उठने का जी न चाहता था कि इतने में एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार, कानूनगो साहब आए हैं। गायत्री उठकर आसन पर जा बैठी और इस भय से कि कानूनगो साहब चले न जाएं, शीघ्रता से संध्या समाप्त की और पर्दा करा के कानूनगो साहब को बुलाया। गायत्री, कहिए खां साहब, मिजाज तो अच्छा है। क्या आजकल पड़ताल हो रही है? जी हाँ, आजकल हुजूर के ही इलाके का दौरा कर रहा हूं। गायत्री, आपके विचार से बाढ़ से खेती को कितना नुकसान हुआ? कानूनगो, अगर सरकारी तौर पर पूछती हैं तो रुपए में 1 आना, निज तौर पर पूछती हैं तो रुपए में 12 आना। गायत्री, आप लोग ये दोरंगी चाल क्यों चलते हैं? आप जानते नहीं कि इसमें प्रजा का कितना नुकसान होता है? कानूनगो, हुजूर ये ना पूछें, दोरंगी चाल ना चले और असली बात लिख दे तो एक दिन में नालायक बताकर निकाल दिए जाएं। हम लोगों से सच्चा हाल जानने के लिए तहकीकात नहीं कराई जाती,
बल्कि उसको छिपाने के लिए पेट की बदौलत सब कुछ करना पड़ता है। गायत्री, पेट को गरीबों की हाय से भरना तो अच्छा नहीं है। अगर अपनी तरफ से प्रजा की कुछ भलाई न कर सकें तो कम से कम अपने हाथों से उनका अहित तो न करना चाहिए। इलाके का और क्या हाल है? कानून गो, आपको सुनकर रंज होगा। सारण में हुजूर की कई बीघे सीर असामियों ने जोत ली है। जगराओं के ठाकरों ने हुजूर के नए बाग को जोत कर खेत बना लिया है। मेड़ें खोद डाली हैं। जब तक फिर से पैमाइश न हो कुछ पता नहीं चल सकता कि आपकी कितनी जमीन उन्होंने खाई है। गायत्री, क्या वहां का कारिंदा सो रहा है? मेरा तो इन झगड़ों से नाको दम है। कानून गो, हुजूर की जानिब से पैमाइश की एक दरख्वास्त पेश हो जाए, बस बाकी काम मैं कर लूंगा। हाँ, सदर कानून गो साहब की कुछ खातिर करनी पड़ेगी। मैं हुजूर का गुलाम हूं, ऐसी सलाह हरगिज न दूंगा जिससे हुजूर को नुकसान हो। इतनी अर्ज और करूंगा कि हुजूर एक मैनेजर रख लें। गुस्ताखी माफ, इतने बड़े इलाके का इंतजाम करना हुजूर का काम नहीं है। गायत्री, मैनेजर रखने की तो मुझे भी फिक्र है, लेकिन लाऊं कहाँ से? कहीं वो महाशय भी कारिंदों से मिल गए तो रही सही बात भी बिगड़ जाएगी। उनका ये अंतिम आदेश था कि मेरी प्रजा को कोई कष्ट न होने पाए। उसी आदेश के पालन के लिए मैं यों अपनी जान खपा रही हूं। आपकी दृष्टि में कोई ऐसा ईमानदार और चतुर आदमी हो जो मेरे सिर से ये भार उतार ले तो बतलाइए। कानून गो, बहुत अच्छा, मैं ख्याल रखूंगा। मेरे एक दोस्त हैं, ग्रेजुएट, बड़े लायक और तजुर्बेकार खानदानी आदमी हैं। मैं उनसे जिक्र करूंगा। तो मुझे क्या हुक्म होता है? सदर कानून गो साहब से बातचीत करूं? गायत्री, जी हां, कह तो रही हूं, वही लाला साहब है ना, लेकिन वो तो बेतरह मुंह फैलाते हैं। कानून गो, हुजूर खातिर जमा रखें, मैं उन्हें सीधा कर लूंगा। औरों के साथ वो चाहे जितना मुंह फैलाएं, यहां उनकी दाल न गलने पाएगी। बस हुजूर के 500 रुपये खर्च होंगे, इतने में ही दोनों गांवों की पैमाइश करा दूंगा। गायत्री मुस्कुराकर, इसमें कम से कम आधा तो आपके हाथ जरूर लगेगा। कानून गो, मुआज अल्लाह, जनाब ये क्या फरमाते हैं? मैं मरते दम तक हुजूर को मुगालता न दूंगा। हाँ, काम पूरा हो जाने पर हुजूर जो कुछ अपनी खुशी से अदा करेंगे वो सिर आंखों पर रखूंगा। गायत्री, तो ये कहिए 500 के ऊपर कुछ और भी आपको भेंट करना पड़ेगा। मैं इतना महंगा सौदा नहीं करती। यही बातें हो रही थी कि पंडित लेखराज जी का शुभागमन हुआ। रेशमी अचकन, रेशमी पगड़ी, रेशमी चादर, रेशमी धोती, पांव में दिल्ली का सलेमशाही कामदार जूता, माथे पर चंद्रबिंदु, अधरों पर पान की लाली, आंखों पर सुनहरी ऐनक, केवड़ों में बसे हुए आकर कुर्सी पर बैठ गए। गायत्री, पंडित जी महाराज को पालागन करती हूं। लेखराज, आशीर्वाद। आज तो सरकार को बहुत कष्ट हुआ। गायत्री, क्या करूं, मेरे पुरखों ने भी बिना खेत की खेती, बिना जमीन की जमींदारी, बिना धन की महाजनी प्रथा निकाली होती तो मैं भी आप ही की तरह चयन करती। लेखराज हंसकर, कानून गो साहब, आप सुनते हैं सरकार की बातें, ऐसी चुनकर कह देती हैं कि उसका जवाब ही न बन पड़े। सरकार को परमात्मा ने रानी बनाया है, हम तो सरकार के द्वार के भिक्षुक हैं। सरकार ने धर्मशाला के शिलारोपण का शुभ मुहूर्त पूछा था, वो मैंने विचार लिया है। इसी पक्ष की एकादशी को प्रातःकाल सरकार के हाथ से नींव पड़ जानी चाहिए। गायत्री, ये सुकीर्ति मेरे भाग में नहीं लिखी है। आपने किसी रईस को अपने हाथों सार्वजनिक इमारतों का आधार रखते देखा है? लोग अपने रहने के मकानों की नींव अधिकारियों से रखवाते हैं। मैं इस प्रथा को क्यों कर तोड़ सकती हूं? जिलाधीश को शिलारोपण के लिए निमंत्रित करूंगी, उन्हीं के नाम पर धर्मशाला का नामकरण होगा। किसी ठेकेदार से भी आपने बातचीत की? लेखराज, जी हां, मैंने एक ठेकेदार को ठीक कर लिया है। सज्जन पुरुष हैं, इस शुभ कार्य को बिना लाभ के करना चाहता है, केवल लागत मात्र लेगा। गायत्री, आपने उसे नक्शा दिखा दिया ना? कितने पर इस काम का ठेका लेना चाहता है? लेखराज, वो कहता है दूसरा ठेकेदार जितना मांगे उससे मुझे 100 रुपये कम दिए जाए। गायत्री, तो अब एक दूसरा ठेकेदार लगाना पड़ेगा। वो कितना तखमीना करता है? लेखराज, उसके हिसाब से 60,000 पड़ेंगे। माल मसाला सब अव्वल दर्जे का लगाएगा, 6 महीने में काम पूरा कर देगा। गायत्री ने इस मकान का नक्शा लखनऊ में बनवाया था, वहां इसका तखमीना 40,000 किया गया था। व्यंग भाव से बोली,
तब वास्तव में आपका ठेकेदार बड़ा सज्जन पुरुष है। इसमें कुछ न कुछ तो आपके ठाकुर जी पर जरूर ही चढ़ाए जाएंगे। लेखराज, सरकार तो दिल लगी करती है। मुझे सरकार से यों ही क्या कम मिलता है कि ठेकेदार से कमीशन ठहराता। कुछ इच्छा होगी तो मांग लूंगा, नियत क्यों बिगाड़ूं। गायत्री, मैं इसका जवाब 1 सप्ताह में दूंगी। कानून गो, और मुझे क्या हुक्म होता है। पंडित जी, आपने भी तो देखा होगा सारण और जगराव में हुजूर की कितनी जमीन दब गई है। पंडित, जी हां, देखा क्यों नहीं, 100 बीघे से कम न दबी होगी। गायत्री, मैं जमीन देखकर आपको इत्तला दूंगी। अगर आपस के समझौते से काम चल जाए तो रार बढ़ाने की जरूरत नहीं। दोनों महानुभाव निराश होकर विदा हुए। दोनों मन ही मन गायत्री को कोस रहे थे। कानूनगो ने कहा, चालाक औरत है, बड़ी मुश्किल से हत्थे पर चढ़ती है। लेखराज बोले, एक एक पैसा दांत से पकड़ती है, ना जाने बटोर कर क्या करेगी। कोई आगे पीछे भी तो नहीं है। अंधेरा हो चला था। गायत्री सोच रही थी, इन लुटेरों से क्यों कर बचूं। इनका बस चले तो दिन दहाड़े लूट लें। इतने नौकर हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसे इलाके की उन्नति का ध्यान हो। ऐसा सुयोग्य आदमी कहाँ मिलेगा। मैं अकेली ही कहाँ कहाँ दौड़ सकती हूँ। ठीके पर दे दूं तो इससे अधिक लाभ हो सकता है। सब झंझटों से मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन असामी मर मिटेंगे। ठेकेदार इन्हें पीस डालेगा। कृष्णार्पण कर दूं तो भी वही हाल होगा। कहीं ज्ञानशंकर राजी हो जाएं तो इलाके के भाग जग उठे। कितने अनुभवशील पुरुष हैं, कितने मर्मज्ञ, कितने सूक्ष्मदर्शी। वो आ जाएं तो इन लुटेरों से मेरा गला छूट जाए, सारा इलाका चमन हो जाए। लेकिन मुसीबत तो ये है कि उनकी बातें सुनकर मेरी भक्ति और धार्मिक विश्वास डवाडोल हो जाते हैं। अगर उनके साथ मुझे 2-4 महीने और लखनऊ रहने का अवसर मिलता तो मैं अब तक फैशनेबल लेडी बन गई होती। उनकी वाणी में विचित्र प्रभाव है। मैं तो उनके सामने बावली सी हो जाती हूं। वो मेरा कितना अदब करते थे। उनके स्वभाव में थोड़ी सी उच्छृंखलता अवश्य है, लेकिन मैं भी तो परछाई की तरह उनके पीछे पीछे लगी रहती थी, छेड़छाड़ किया करती थी। न जाने उनके मन में मेरी ओर से क्या क्या भावनाएं उठी हों। पुरुषों में ये बड़ा अवगुण है कि हास्य और विनोद को कुवृत्तियों से अलग नहीं रख सकते। इसका पवित्र आनंद उठाना उन्हें आता ही नहीं। स्त्री जरा हंसकर बोली और उन्होंने समझ लिया कि वो मुझ पर लट्टू हो गई। उन्हें जरा सी उंगली पकड़ने को मिल जाए फिर तो पहुंचा पकड़ते देर नहीं लगती। अगर ज्ञानशंकर यहां आने पर तैयार हो गए तो उन्हें यहीं रखूंगी। यहीं से वो इलाके का प्रबंध करेंगे। जब कोई विशेष काम होगा तो शहर जाएंगे। वहां भी मैं उनसे दूर दूर रहूंगी। भूल कर भी घर में न बुलाऊंगी। नहीं, अब उन्हें इतनी धृष्टता करने का साहस ही न होगा। बेचारा कितना लज्जित था, मेरे सामने ताक न सकता था। स्टेशन पर मुझे विदा करने आया था, मगर दूर बैठा रहा, जबान तक न खोली। गायत्री इन्हीं विचारों में मग्न थी कि एक चपरासी ने आज की डाक उसके सामने रख दी। डाकघर यहां से 3 कोस पर था। प्रतिदिन एक बेगार डाक लेने जाया करता था। गायत्री ने पूछा, वो आदमी कहाँ है? क्यों रे, अपनी मजूरी पा गया? बेगार, हाँ सरकार, पा गया। गायत्री, कम तो नहीं है? बेगार, नहीं सरकार, खूब खाने भर को मिल गया। गायत्री, कल तुम जाओगे कि कोई दूसरा आदमी ठीक किया जाए? बेगार, सरकार मैं तो हाजिर ही हूं, दूसरा क्यों जाएगा? गायत्री चिट्ठियां खोलने लगी। अधिकांश चिट्ठियां सुगंधित तेल और अन्य औषधियों के विज्ञापनों की थी। गायत्री ने उन्हें उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। एक पत्र राय कमलानंद का था। इसे उसने उत्सुकता से खोला और पढ़ते ही उनकी आंखें आनंदपूर्ण गर्व से चमक उठीं। मुखमंडल नवपुष्प के समान खिल गया। उसने तुरंत ही वो पैकेट खोला जिसे वो अब तक किसी औषधालय का सूचीपत्र समझ रही थी। पूर्व पृष्ठ खोलते ही उसे अपना चित्र दिखाई दिया। पहले लेख का शीर्षक था गायत्री देवी। लेखक का नाम था ज्ञानशंकर, बीए। गायत्री अंग्रेजी कम जानती थी, लेकिन स्वाभाविक बुद्धिमत्ता से वो साधारण पुस्तकों का आशय समझ लेती थी। उसने बड़ी उत्सुकता से लेख पढ़ना शुरू किया और यद्यपि 20 पृष्ठों से कम न थे, पर उसने आधा घंटे में ही सारा लेख समाप्त कर दिया और तब गौरवोन्मत्त नेत्रों से इधर उधर देखकर एक लंबी सांस ली। ऐसा आनंदोन्माद उसे अपने जीवन में शायद ही प्राप्त हुआ हो। उसका मान प्रेम कभी इतना उल्लसित न हुआ था। ज्ञानशंकर ने गायत्री के चरित्र, उसके सद्गुणों और सत्कार्यों का इतनी कुशलता से उल्लेख किया था
कि भक्ति की जगह लेख में ऐतिहासिक गंभीरता का रंग आ गया था। इसमें संदेह नहीं कि एक एक शब्द से श्रद्धा टपकती थी, किंतु वाचक को ये विवेकहीन प्रशंसा नहीं, ऐतिहासिक उदारता प्रतीत होती थी। इस शैली पर वाक नैपुण्य सोने में सुगंध हो गया था। गायत्री बार बार आईने में अपना स्वरूप देखती थी। उसके हृदय में एक असीम उत्साह प्रवाहित हो रहा था, मानो वो विमान पर बैठी हुई स्वर्ग को जा रही हो। उसकी धमनियों में रक्त की जगह उच्च भावों का संचार होता हुआ जान पड़ता था। इस समय उसके द्वार पर भिक्षुओं की एक सेना भी होती तो निहाल हो जाती। कानूनगो साहब अगर आ जाते तो 500 के बदले 5000 ले भागते और पंडित लेखराज का तखमीना दूना भी होता तो स्वीकार कर लिया जाता। उसने कई दिन से यहाँ के एक कारिंदे से बात न की थी, उससे रूठी हुई थी। इस समय उसे अपराधियों की भांति खड़े देखा तो प्रसन्न मुख होकर बोली, कहिए मुंशी जी, आजकल तो कच्चे घड़े की खूब चलती होगी। मुंशी जी धीरे धीरे सामने आकर बोले, हुजूर जनेऊ की सौगंध है, जब से सरकार ने मना कर दिया है मैंने उसकी सूरत तक न देखी। ये कहते हुए उन्होंने अपने साहित्य प्रेम का परिचय देने के लिए पत्रिका उठा ली और पन्ने उलटने लगे। अकस्मात गायत्री का चित्र देखकर उछल पड़े, बोले, सरकार, ये तो आपकी तस्वीर है। कैसा बनाया है कि अब बोली अब बोली। क्या कुछ सरकार का हाल भी लिखा है? गायत्री ने बेपरवाही से कहा, हाँ तस्वीर है तो हाल क्यों न होगा। कारिंदा दौड़ा हुआ बाहर गया और ये खबर सुनाई। कई कारिंदे और चपरासी भोजन बना रहे थे, कोई भंग पीस रहा था, कोई गा रहा था। सबके सब आकर तस्वीर पर टूट पड़े। छीना झपटी होने लगी। पत्रिका के कई पन्ने फट गए। यों गायत्री किसी को अपनी किताबें छूने नहीं देती थी, पर इस समय जरा भी न बोली। एक मुंह लगे चपरासी ने कहा, सरकार कुछ हम लोगों को भी सुना दें। गायत्री, ये मुझसे न होगा, सारा पोथा भरा हुआ है, कहाँ तक सुनाऊंगी। 2-4 दिन में इसका अनुवाद हिंदी पत्र में छप जाएगा, तब पढ़ लेना। लेकिन जब आदमियों ने एक स्वर होकर आग्रह करना शुरू किया तो गायत्री विवश हो गई। इधर उधर से कुछ अनुवाद करके सुनाया। यदि उसे अंग्रेजी की अच्छी योग्यता होती तो कदाचित वो अक्षरशः सुनाती। एक कारिंदे ने कहा, पत्र वालों को न जाने ये सब हाल कैसे मिल जाते हैं। दूसरे कारिंदे ने कहा, उनके गोविंदे सब जगह विचरते हैं, कहीं कोई बात हो चट उनके पास पहुंच जाती है। गायत्री को इन वार्ताओं में असीम आनंद आ रहा था। प्रातःकाल उसने ज्ञान शंकर को एक विनयपूर्ण पत्र लिखा। इस लेख की चर्चा न करके केवल अपनी विडंबनाओं का वृत्तांत लिखा और साग्रह निवेदन किया कि आप आकर मेरे इलाके का प्रबंध अपने हाथ में लें, इस डूबती हुई नौका को पार लगाए। उसका मनोमालिन्य मिट गया था। खुशामद अभिमान का सिर नीचा कर देती है। गायत्री अभिमान की पुतली थी। ज्ञान शंकर ने अपने श्रद्धाभाव से उसे वशीभूत कर लिया। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 18वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।